चलिए, तो आज हम लोग गरियाबंद जिला पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से गरियाबंद जिले का आउटलाइन यहाँ पर बना हुआ है। इसमें जो नेशनल हाईवे 130C है उसको भी मैंने बना दिया है। इस प्रकार से जो नेशनल हाईवे दिख रहा है ना, ये कौन सा नेशनल हाईवे है? 130C है ना। इस प्रकार से इसको मैं नीचे से बना रहा हूँ। मतलब ये जो नेशनल हाईवे है, ध्यान रखेंगे, रायपुर से होते हुए आ रहा है ना, रायपुर से होते हुए इस प्रकार से इधर ये आया हुआ है। तो NH 130C है। ठीक है, ये नेशनल हाईवे इस प्रकार से है। अब जो तहसील है, इस प्रकार से तहसील यहाँ पर बना हुआ है। देखो तहसील कौन कौन सा है। यहाँ पे राजिम, ठीक है, राजिम है। ठीक है, राजिम के बारे में बहुत सारी चीजें अभी आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक छुरा है, छुरा नाम का तहसील है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक गरियाबंद है, मतलब ये गरियाबंद तहसील है ऐसे। गरियाबंद जिले का गरियाबंद तहसील यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर मैनपुर है ना। हीरे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना मैनपुर, याद रखेंगे। अभी देखेंगे बहुत सारा इसके अंतर्गत क्षेत्र आएगा, मतलब बहुत सारा ऐसा जगह है मैनपुर के आसपास, जैसे कि मतलब मैनपुर है, जांगड़ा है, टेम्पल है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वो सभी जगह को हमको आगे पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पर है अमलीपदर। ठीक, अमलीपदर है। और ये है देवभोग, इस प्रकार से। ठीक है, देवभोग। चलिए, तो इस प्रकार से ये तहसील यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए नदियों को, कौन कौन सी यहाँ पर नदियां हैं। खास करके यहाँ पर वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल अभी देखेंगे, बहुत सारा वाटरफॉल नया नया यहाँ पर है। और एक वाटरफॉल को अभी 2022 में शायद कोई एग्जाम में पूछा गया था, चिंगरा पगार नाम का ऐसा कोई वाटरफॉल है, जो आगे हम लोग उसको देखेंगे एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, गरियाबंद से। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले नदियों में एक तो हम लोग सोंढूर पैरी देखते हैं, है ना। महानदी को हम लोग जानते हैं कि महानदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से गुजरती है ना। इस प्रकार से महानदी है। इसी महानदी में आकर के दो नदियां यहाँ पर मिलेंगी, सोंढूर और पैरी नदी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से इस प्रकार से एक नदी आएगी, ये कुछ इस तरीके से। इस नदी का नाम सोंढूर नदी है, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक, ये सोंढूर। और इसी में एक और नदी आकर के मिलती है। इधर हम लोग देखेंगे मैनपुर के आसपास एक भातरीगढ़ की पहाड़ी है, इधर ऐसे। तो यहाँ से एक नदी इस प्रकार से आते हुए जा करके इस मतलब सोंढूर नदी में मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से नदी है ऐसे। ये पैरी नदी है। ठीक है, पैरी नदी। देखो, तो अभी मैं क्या बोला हूँ कि यहाँ पर एक भातरीगढ़ की पहाड़ी है, ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में क्या है, भातरीगढ़ की पहाड़ी। इसी पहाड़ी से निकलती है ये जो पैरी नदी है वो। ठीक है, भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर पैरी नदी में एक डैम भी बनता है, सिकासार बांध, उसको आगे हम लोग बात कर लेंगे। तो ये नदी क्या था, सोंढूर नदी। ठीक है, ये सोंढूर नदी है। ठीक है, सोंढूर और पैरी। तो सोंढूर और पैरी इस प्रकार से आगे बढ़ करके एक दूसरे से यहाँ पर मिलती हैं, और फिर जा करके इस तरीके से ये राजिम में महानदी से मिल जाती है ना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सोंढूर और पैरी दोनों राजिम से पहले ही एक दूसरे से मिल जाती हैं, और फिर एक साथ जाकर के यहाँ पर राजिम में मिलती है। मतलब ये कह सकते हैं कि महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी
इन तीनों का जो संगम स्थल है वो राजिम है। ठीक है, ये यहाँ पर महानदी है। ठीक है, ये महानदी इस प्रकार से। चलिए, तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने यहाँ पर नदियों को देखा। एक नदी और नीचे इधर बना सकते हैं, सूखा नदी के नाम से हम लोग एक और नदी देखते हैं, है ना, ये कुछ इस वाले क्षेत्र में से, ये ऐसे, ये सूखा नदी है। ठीक है, सूखा नदी। चलो, ये नदी, अच्छा यहाँ पर एक और नदी इधर देखेंगे ना, देवभोग वाले क्षेत्र से एक तेल तेल नदी इस प्रकार से गुजरती है। इस तरीके से देवभोग वाले क्षेत्र से तेल नदी गुजरती है ना, ध्यान में रखेंगे इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट नदियों में आती है, तेल नदी। ये भी महानदी की सहायक नदी है, आगे जाकर के महानदी से ही ये तेल नदी मिलती है ना, ध्यान रखेंगे। और इस तेल नदी की एक सहायक नदी उदंती नदी हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एक नदी इधर से आती है और जाकर के तेल नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम उदंती है ना, उदंती नदी, ऐसे, उदंती नदी। ठीक है, तो ये नदियों को हम लोगों ने इस प्रकार से बहुत अच्छे से समझा। देखो अब, अच्छा, नदियों से ही रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे कि जो पैरी नदी है उसमें हमको एक डैम देखने को मिलता है ना, इस वाले क्षेत्र में एक हमको बांध देखने को मिलेगा जिसको सीकासार बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है, ये सीकासार बांध है। ठीक है, ये क्या है, सीकासार बांध है। ठीक है, सीकासार बांध हम लोग, जैसे कि इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ से 7 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, 7 मेगावाट क्या होता है, यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन होता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, है ना। कोरबा में हम लोग देखते हैं जल विद्युत का उत्पादन, मिनी माता जो परियोजना है वहां से। गंगरेल बांध देखते हैं ये धमतरी में, और ये सीकासार बांध देखते हैं 7 मेगावाट के, यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, तो सीकासार का मतलब इसको ध्यान में रखेंगे। सीकासार के बारे में एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि इसका मतलब इस बांध को कब बनाया गया था, इस बांध को कब बनाया गया था एक बार इसको देखना पड़ेगा, 1996 के आसपास ऐसा कुछ है ना, बाद में इसके बारे में बात कर लेंगे। चलो, या फिर डैम वाले टॉपिक में जाकर देखो इसको कि इसको कब बनाया गया था, 1996 या फिर 1997 है, वहां आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसमें हमको ये जो उदंती नदी यहाँ पर मैं बनाया हूँ, ठीक है, ये उदंती नदी उदंती अभ्यारण्य से होते हुए जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक हमको अभ्यारण्य देखने को मिलता है जिसको हम उदंती अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, है ना। उदंती सीता नदी दो प्रकार का अभ्यारण्य है, सीता नदी इधर धमतरी वाले क्षेत्र में है और उदंती अभ्यारण्य यहाँ पर गरियाबंद वाले क्षेत्र में है। तो ये उदंती अभ्यारण्य है यहाँ पर, है ना, ये इस प्रकार से मैं अभ्यारण्य टाइप का कुछ बना रहा हूँ, ये उदंती अभ्यारण्य है। ठीक है, इस तरीके से उदंती अभ्यारण्य, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो अब इसमें याद रखेंगे उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य में एक हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है, जलप्रपात देखने को मिलता है। ठीक है, इस मतलब इस वाले पॉइंट पर जहां पर अभी मैं बनाया हूँ, ऐसा कहीं पर, है ना, ये वाटरफॉल देखने को मिलता है। तो इस वाटरफॉल का नाम है गोदना, है ना, गोदना जलप्रपात इसको बोलते हैं, गोदना जलप्रपात, इस तरीके से। ठीक है, गोदना जलप्रपात।
चलो तो इसको ध्यान में रखेंगे गोदना जलप्रपात को, है ना। कौन सी नदी में पूछा जाएगा, तो उदंती नदी में। देखो उदंती नदी में इस प्रकार से बना हुआ है, उदंती अभ्यारण्य में है, ठीक है। उदंती वन्य जो अभ्यारण्य में ये उदंती सॉरी गोदना जलप्रपात है। और एक चीज और है, इस नदी के नाम से ही, मतलब ये उदंती नदी के नाम से ही यहाँ पर ये उदंती वन्य जो अभ्यारण्य रखा गया है ना, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। उदंती जो वन्य जो अभ्यारण्य है, इसका गठन किया गया था 1983 में। 1983 में इसका गठन किया गया था, है ना। यहाँ पर कौन सा जानवर पाया जाता है, कौन सा जीव पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे वन मतलब कि वन भैंसा, ठीक है। उदंती में वन भैंसा याद रखेंगे, वन भैंसा पाया जाता है ऐसे। ठीक है, वन भैंसा इसमें पाया जाता है। चलो इस प्रकार से हुआ। तो एक हम लोग वाटरफॉल यहाँ पर देख लिए, गोदना जलप्रपात। और भी बहुत सारे जलप्रपात हैं जिसको हमको यहाँ पर बनाना होगा। जैसे देखो गरियाबंद के आसपास में यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में एक हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसका नाम है चिंगरा पगार, ठीक है। ये वाटरफॉल अभी कोई एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2022 में कोई सीजीपीएससी का एग्जाम है, तो उसमें पूछा गया था, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। चिंगरा पगार वाटरफॉल इसको कहते हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर चिंगरा पगार, चिंगरा पगार वाटरफॉल। इसके अलावा इधर कहीं पर जतमई घटारानी हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है ना। एक हमको जतमई देखने को मिलता है और एक घटारानी है ना। ये जतमई ऐसे और एक घटारानी, इसी में एक साथ में लिख दे रहा हूँ इसको, घटारानी, है ना। दोनों आस पास में है, इसलिए यहाँ पर जतमई और घटारानी, है ना, दोनों को एक साथ में लिख दिया हूँ, ठीक ऐसा कुछ। तो अभी तक कितने वाटरफॉल देखे हैं, जतमई घटारानी, चिंगरा पगार वाटरफॉल और यहाँ पर गोदना वाटरफॉल, है ना, गोदना जलप्रपात। देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे वाटरफॉल है ना। वाटरफॉल से जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, मतलब हो सकता है आगे और यहाँ से प्रश्न बन जाए, तो मैं सबको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। गरियाबंद में जो जलप्रपात है उन सबका लिस्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखो अभी हम लोगों ने एक गोदना वाटरफॉल देखा, है ना। दूसरा याद रखेंगे चिंगरा पगार, तीसरा याद रखेंगे जतमई घटारानी, ठीक है, जतमई घटारानी। चौथा याद रखेंगे सिंदूर खोल, है ना, सिंदूर खोल। पांचवा याद रखेंगे देवधारा। अब ये देवधारा नाम के बहुत सारे जगह पे हमको वाटरफॉल देखने को मिलता है ना, ध्यान रखेंगे। एक देवधारा हमको यहाँ बलौदा बाजार के आसपास भी देवधारा में देखने को मिलता है। 7 देवधारा हम लोगों ने देखा हुआ है, मतलब ये आपका महासमुंद जिला में। तो ऐसे टाइप के देवधारा यहाँ पर भी याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे बोतल खोल, है ना, ऐसा कुछ ये बोतल खोल नाम का एक वाटरफॉल यहाँ पर है, ठीक है। और इसमें याद रखेंगे एक ऋषि झरण नाम का एक वाटरफॉल है ना, ऋषि झरण या फिर ऋषि झरना, ये वाटरफॉल लिखाता है, ऋषि झरण या फिर ऋषि झरना। और एक और याद रख लेंगे, क्या है, कुरुंद वाटरफॉल, है ना, कुरुंद जलप्रपात है। चलो तो इस प्रकार से बहुत सारा हमको यहाँ पर वाटरफॉल देखने को मिलता है, ठीक। कहाँ पे, गरियाबंद में।
ठीक है, खास करके शुरू का ये जो 4-5 नाम है उसको याद रखेंगे, है ना। गोदना है, चिंगरा पगार है, जतमई घटारानी है, सिंदूर खोल है ना। ये सभी जलप्रपात क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये इस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर मंदिरों को देखते हैं, ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंदिर उसको देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो राजिम, है ना। राजिम बहुत फेमस है। राजिम में जितने भी जो मंदिर उसको देखते हैं अभी। देखो, एक तो राजिम को क्या कहा जाता है, पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु कहते हैं। पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आसपास में और 5 हमको मंदिर देखने को मिलते हैं, है ना। मंदिर मतलब कि बहुत जो धार्मिक स्थल है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, इधर जब आप रायपुर साइड देखेंगे, इधर रायपुर है, ठीक है, ये वाले क्षेत्र में क्या है, रायपुर है। तो रायपुर में हमको 2 जगह ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक है चंपारण, ठीक है, ये वाले हिस्से में इस प्रकार से चंपारण है, ठीक है, चंपारण है। यहाँ पर चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है, चंपकेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने महासमुंद जिला में पढ़ा था, बम्हनी नाम का एक जगह, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर बम्हनी नाम का एक जगह था, है ना। यहाँ पर ब्रह्मणेश्वर महादेव का मंदिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बम्हनी में। ब्रह्मणेश्वर महादेव का मंदिर ऐसे, है ना। चंपारण मैंने क्या बताया, चंपकेश्वर महादेव, चंपारण में चंपकेश्वर महादेव, ठीक है। यहाँ पर मतलब रायपुर में ही एक और जगह है पटेवा नाम का, ठीक है, पटेवा। इस प्रकार से इधर कहीं पर इस प्रकार से पटेवा नाम का एक जगह है, ठीक है, पटेवा, है ना। यहाँ पर पटेश्वर महादेव का मंदिर है, ऐसे, है ना। पटेश्वर महादेव का मंदिर है, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पर हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ये गरियाबंद जिले में एक फिंगेश्वर नाम का जगह है ना, फिंगेश्वर नाम का जगह है, इधर कहीं पर ऐसे फिंगेश्वर नाम का जगह है ना। जहाँ पर फड़िकेश्वर महादेव या फिर फिंगेश्वर महादेव इसको कह सकते हो, फिंगेश्वर महादेव या फिर फड़िकेश्वर महादेव, ऐसे, है ना। फड़िकेश्वर महादेव कह सकते हैं या फिर फिंगेश्वर महादेव, दोनों वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब एक और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कोपरा, है ना। कोपरा नाम का एक और जगह है, इस प्रकार से मतलब ये भी महासमुंद, सॉरी, ये गरियाबंद जिले में आता है कोपरा, है ना। तो कोपरा में है कोपेश्वर महादेव, इस तरीके से देख लो। कोपरा में क्या है, कोपेश्वर महादेव। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना मंदिर हुआ, है ना। 1 2 3 4 5, ये पांचों मंदिरों के बीच में यहाँ पर एक राजिम है। मतलब कि 5 जो धार्मिक स्थल है उसके बीच में राजिम है, इसीलिए राजिम को क्या कह देते हैं, पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे कि कमल का फूल होता है ना, बीच में उसका पराग होता है, बाकी साइड साइड में उसको जो मतलब फूल की जो छोटी छोटी पत्तियां टाइप के जो भी रहता है वो होता है। तो कमल के फूल जैसा ये दिखाई दे रहा है। तो राजिम को क्या बोलते हैं, मतलब जो राजिम है
इसको एक तो पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु भी कहते हैं, और इसके और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि प्रयाग इसको बोलते हैं, त्रिवेणी संगम बोलते हैं, है ना, कमल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, कमल के फूल जैसे इस प्रकार से जो बना हुआ है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको, कमल क्षेत्र कह देते हैं, या फिर पद्मपुरम भी कहते हैं, ठीक है, कमल क्षेत्र, पद्मपुरम, ऐसे बहुत सारा नाम इसका ऐसे लिया जाता है राजिम का। खास करके राजिम में बहुत सारी मतलब बहुत फेमस है ना, छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम के नाम से, या फिर छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर और लिखने वाले हैं राजिम के बारे में, है ना। चलो, तो यहाँ पर राजिम को थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग समझते हैं क्या क्या है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। क्योंकि 3 नदियों का संगम होता है ना। कौन कौन सी नदी का होता है संगम? महानदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, है ना, ये महानदी, सोंढूर नदी, और एक पैरी नदी है। है ना, महानदी, सोंढूर नदी और पैरी नदी का संगम होता है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। मतलब यहाँ त्रिवेणी संगम भी कहते हैं इसको, है ना, त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? त्रिवेणी संगम बोल देते हैं। ठीक है, त्रिवेणी संगम के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जो राम भगवान है, राम भगवान अपने कुल देवता का यहाँ पर पूजा किए थे, इसलिए यहाँ पर कौन सा महादेव का मंदिर बोलते हैं? कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर भी है, राजीव लोचन मंदिर। ऐसे, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर यहाँ पर है। विलास तुंग के द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया था ना, याद रखेंगे। नलवंशी जो शासक थे विलास तुंग, उसके द्वारा इस राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? भगवान विष्णु की प्रतिमा है इस राजीव लोचन मंदिर में। और इसी राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के एक शासक ने करवाया था। ठीक है, शासक का नाम आप लोग बताइएगा कौन सा शासक है। चलो, तो इस प्रकार से ये मतलब ये नल वंश शासकों द्वारा जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया था, वो हम लोगों ने यहाँ पर समझा, है ना। इसके बाद देखो, यहाँ पर एक ऋषि का आश्रम हम लोग पढ़ते हैं, और वो ऋषि है लोमस ऋषि आश्रम। लोमस ऋषि का आश्रम है, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4-5 ऋषियों का आश्रम हम लोग पढ़ते हैं ना। जैसे कि अत्रि मुनि का आश्रम हम लोग देखते हैं, कहाँ पे? एमसीबी जिला में, जो सीतामढ़ी हरचौका हम लोगों ने पढ़ा है, वहां पर है। ठीक है, अत्रि मुनि का आश्रम सीतामढ़ी हरचौका में। राजिम में हम लोग देखते हैं ये लोमस ऋषि का आश्रम, है ना, लोमस ऋषि का आश्रम है। इसी प्रकार से हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सूर्य नारायण में भांग पी करके मतंग हो गया, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है, मतलब कि वहां पर मतंग ऋषि आश्रम है, सूर्य नारायण में मतंग ऋषि का आश्रम। ठीक है, वैसे और हम लोगों ने जो भी ऋषियों का आश्रम वगैरह पढ़ा है, वो सबको देख लीजिएगा। देखो, राजिम में एक मेला होता है ना, जिसको राजिम माघी पुन्नी मेला कहते हैं। राजिम का माघी पुन्नी मेला।
इस प्रकार से। ठीक है, तो ये माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक ये मेला चलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, राजिम माघी पुन्नी मेला। महाशिवरात्रि से लेकर के सॉरी माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक। ठीक है, माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक ये मेला चलता है। ठीक है, पुन्नी मेला इसको कहते हैं। यहीं पर महानदी में एक सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। ठीक, महानदी पर बना है, ध्यान रखेंगे, महानदी पर। इस प्रकार से तो ये जो ब्रिज बना हुआ है इसको लक्ष्मण झूला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लक्ष्मण झूला। इस सस्पेंशन ब्रिज का नाम है। और इसको भी ध्यान रखेंगे कि इसका लंबाई कितना है, 610 मीटर इसका लंबाई है ना, क्या है, 610 मीटर इसका लंबाई। ठीक, तो ये सब चीज हमको राज्य में देखने को मिलता है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखो और क्या है, यहाँ पर चलो फिलहाल तो इतना काफी है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होगा तो उसको हम आगे लिख लेंगे। पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु ऐसे लिख सकते हैं, पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु लिख सकते हैं, कमल क्षेत्र लिख सकते हैं। चलो पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ऐसे पंचकोसी यात्रा का केंद्र बिंदु। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको राजिम के बारे में देखने को मिलता है। चलो तो इस प्रकार से ये हुआ। अब देखो छोटा छोटा जो भी और मंदिर वगैरह है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सबको देखते हैं। जैसे कि एक सिरकट्टी नाम का एक जगह है ना, सिरकट्टी नाम का जगह इधर कहीं पर हम लोग देखते हैं है ना। इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में गरियाबंद में ही, गरियाबंद के आसपास में सिरकट्टी नाम का जगह है इधर कहीं पर। ठीक है, सिरकट्टी। तो यहाँ पर क्या चीज है, सिरकट्टी जो है वहां पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, मतलब कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिसका सिर कटा हुआ है ना। देखो अब सिरकट्टी के बारे में थोड़ा सा मैं दूसरे जगह में इसका जो भी पॉइंट है उसको लिख देता हूँ। सिरकट्टी आश्रम उसको बोलते हैं ना, सिरकट्टी आश्रम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जिस जगह पर है उस जगह को कहते हैं कुटेना। ठीक, सिरकट्टी आश्रम कहाँ पे है पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, कुटेना पर है। कुटेना नाम का एक जगह है जहां पर ये सिरकट्टी आश्रम है। अब सिरकट्टी में बहुत सारी सिर कटी हुई मूर्तियां हमको देखने को मिलती है ना। मतलब बहुत सारी तो नहीं, कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिसका सिर कटा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिरकट्टी पड़ा है ना। सिरकट्टी मूर्तियां हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर बोला जाता है कि एक प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, बहुत प्राचीन एक बंदरगाह है यहाँ पर, है ना। ये बोला जाता है, ये फिलहाल आप देखेंगे तो ये जो सोंढूर नदी है यहाँ पर, ठीक है, सोंढूर नदी के किनारे है ये। तो यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, तो प्राचीन बंदरगाह का साक्ष्य यहाँ पर लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में कोई एक ऐसा जगह है जहां पर प्राचीन बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है ऐसे पूछा जाएगा तो इसको आप बता सकते हैं। सिरकट्टी जो है, सिरकट्टी जो आश्रम है जहाँ कुटेना में है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है,
चलो ये पुरातात्विक स्थल भी है, मतलब यहाँ पर साक्ष्य वगैरह जो भी मिल रहे हैं, मतलब ये क्या कह सकते हैं, ये पुरातात्विक स्थल है। इस प्रकार से। चलिए तो सिरकट्टी जो कुटेना में है उसके बारे में हम लोगों ने जो भी पॉइंट है वो समझा। अब देखो गरियाबंद में ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। ठीक है, इस प्रकार से एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा सा हमको शिवलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, मैं शिवलिंग की आकृति कुछ बना देता हूँ, ऐसा कुछ। ऐसे यहाँ पर क्या है, इस शिवलिंग ऐसा। तो मतलब ये जो शिवलिंग है इसका नाम है भूतेश्वर महादेव, है ना, भूतेश्वर महादेव इसका नाम है। और ऐसा माना जाता है शिवलिंग का जो ऊंचाई है वो बढ़ते जा रहा है ना, भूतेश्वर महादेव ऐसे। ठीक है, ये शिवलिंग है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग है और ऐसा माना जा रहा है कि क्या ये धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रहा है। और एक चीज और याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इसको कहा जाता है ना, विश्व का सर्वाधिक विशाल शिवलिंग या फिर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। इस प्रकार से। और ऐसा भी मान्यता है कि इसको ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो गरियाबंद में एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक शिवलिंग है, भूतेश्वर महादेव का शिवलिंग कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग इसको कहते हैं। और धीरे धीरे इसका ऊंचाई और क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसा माना जाता है। चलिए तो ये इस प्रकार से ये हुआ। अब इसमें और क्या बचा है, अब इसमें खनिज बच गया। ठीक, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खनिज है उसको हमको समझना है। मंदिर वगैरह तो हो गया, जितने मंदिर देखना था मंदिर यहाँ पे कंप्लीट होता है। खनिज में देखिए, खनिज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि यहाँ पर एक तो हीरा पाया जाता है। ठीक है, हीरा, ये जो मैनपुर वाला क्षेत्र है ना, इसी मैनपुर वाले क्षेत्र में बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पर हीरा मिलते हैं। ठीक है, तो हीरा मिलने वाला जो भी क्षेत्र है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना। इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार से कहीं पर हमको जो भी जगह का नाम है वो लिखना है। ठीक है, जहाँ पर हीरा प्राप्त मतलब हीरा प्राप्त होता है। जैसे कि एक तो मैनपुर है ना, मैनपुर में हीरा प्राप्त होता है। एक है जांगड़ा, है ना, जांगड़ा नाम की जगह है जहाँ से हीरा प्राप्त होता है ना। एक टेम्पल वाला क्षेत्र है। ठीक, यहाँ से भी क्या होता है, हीरे प्राप्त होते हैं। ठीक है, हीरा प्राप्त होता है। इसके अलावा कोदोमाली, कोदोमाली वाले क्षेत्र है ना, वहां पर भी हीरा मतलब प्राप्त होता है। बेहराडी है, शुरू का 3 याद रख लो उतना काफी है ना, 3 भी याद रख लोगे तो काफी है। इधर का ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 नाम अगर याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इतने में काफी है। ठीक है, मैनपुर, जांगड़ा और टेम्पल, कोदोमाली, बेहराडी। ठीक है, पायली खंड। इस प्रकार से तो ये सभी क्षेत्र है जहां से क्या मिलते हैं, हीरे प्राप्त होते हैं, हीरा। ठीक है, ये सब जगह से क्या मिलता है, हीरा प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसा क्षेत्र यहाँ पर है, ये देवभोग वाले क्षेत्र में, है ना, इस देवभोग वाले क्षेत्र में मतलब जहाँ पर गार्नेट खनिज मिलता है। ठीक है, गार्नेट खनिज मिलता है। तो ये तो एक तो देवभोग है ना, देवभोग में भी क्या मिलता है, गार्नेट खनिज मिलता है।
तो सब जगह का नाम तो फिलहाल लिखना कोई मतलब का नहीं है ना, छोड़ो इस प्रकार से। ये वाले क्षेत्र में ऐसे लिख लो बस, गार्नेट खनिज मिलता है ना, गार्नेट खनिज मिलता है और अलेक्जेंड्राइट नाम का खनिज मिलता है ना, गार्नेट मिलता है और क्या मिलता है, अलेक्जेंड्राइट। अलेक्जेंड्राइट, इस प्रकार से ये दो खनिज यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। ठीक है, देवभोग की ये वाला जो हिस्सा है इस वाले क्षेत्र से। बहुत सारी जगह है ना, फिलहाल सबका नाम मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला, है ना। एक लाटापारे है, मतलब लाटापारा है जहाँ पर गार्नेट मिलता है, मतलब लाटापारा। और हाँ, लाटापारा से गार्नेट मिलता है और इसी वाले क्षेत्र से अलेक्जेंड्राइट भी मिलता है ना। तो फिलहाल ये देवभोग को याद रखो, बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इसके बाद एक और जगह याद रख लो, छुरा वाला क्षेत्र है, छुरा और परसोली, दो क्षेत्र ऐसा है ना यहाँ पर जहाँ से मैग्नीज खनिज मिलता है। एक तो छुरा है और दूसरा यहाँ पर परसोली है ना, परसोली और छुरा, ये ऐसे, ये दोनों क्षेत्र से क्या मिलता है, मैग्नीज मिलता है। ठीक है, मैग्नीज खनिज मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब यहाँ पर कुछ क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, बेलटुकरी नाम का एक औद्योगिक क्षेत्र है, बेलटुकरी। तो साइड में उसको कहीं पर लिख लो, औद्योगिक क्षेत्र इस प्रकार से बेलटुकरी नाम का है ना। बेलटुकरी क्या चीज है, औद्योगिक क्षेत्र। चलो फिलहाल ऐसे याद रखो इसको डायरेक्ट। चलिए, तो गरियाबंद के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास था वो सबको हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें कुछ पॉइंट अगर छूटा होगा तो वो अपन देखेंगे अगले क्लास में, मतलब मैं बता दूंगा कुछ पॉइंट अगर बचा होगा तो। बाकी जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम लोगों ने यहाँ पर समझा। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।